सबसे हॉट सवाल जो है वो यही है कि क्या भारत पाकिस्तान खेलेगा। मैं अगर उनका YouTube कंटेंट देख रहा हूँ तो मैं एंटी नेशनल हूँ। मैंने अगर किसी क्रिकेट पत्रकार के साथ बातचीत कोलैबोरेशन कर लिया या इंटरव्यू कर लिया ये तो मैं देशद्रोही हूँ। यहाँ तक कि मैं अगर किसी क्रिकेट पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को ट्विटर पे फॉलो भी करता हूँ तो भी मैं एंटी नेशनल हूँ। पाकिस्तानी YouTube देखने से वो एंटी नेशनल बन जाता है। तो जो इंसान ये अलाउ कर रहे हैं सीरीज होने, वो तो फिर इंटू 10 हो गए ना। पर अब उनको कोई कुछ नहीं कह रहा। देखेंगे ना लोग, ऐसा तो नहीं कि नहीं देखेंगे, आंखें बंद कर लेंगे। नंबर 2 ये भी है कि क्या आगे आने वाले जो मैच होने वाले हैं वो नहीं होने चाहिए। अगर वो देखकर या उसको उसका समर्थन करके अगर आप देशद्रोही हो जाते हैं तो जो पिछले मैचेज हो चुके हैं क्या उनके हाइलाइट्स देखना क्या वो भी देशद्रोह है। अगर आपकी वो देशभक्ति थी कि आपने अपने दम से ट्विटर पे लिख के वो मैच कैंसिल करा दिया है तो अब आपको अपना दम दिखा के सरकार पे दबाव बना के ये मैच कैंसिल करा देना चाहिए। बिल्कुल, मैं ये दम देखना चाहता हूँ। आप में दम है और अगर आप वाकई आइसोलेट करना चाहते हो तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम ICC भी छोड़ दें। तो अगर आप असली देशभक्त हो तो मैं कहूँगा क्या जरूरत है ओलंपिक्स। देश से ऊपर ओलंपिक्स आता है क्या? नहीं आता ना, छोड़ दो ओलंपिक्स। बट एशिया कप के लिए स्क्वाड तो अनाउंस किया एशिया कप से भी आप पुल आउट कर सकते हैं, पूरे टूर्नामेंट से पुल आउट। क्या जरूरी है? बट आप होस्ट है ना उसके, तो क्या हो गया? लेकिन अब जो कप्तानी का बूस्टर उन्हें मिला है तो क्या इस बूस्टर की बदौलत अब T20 टीम में भी वो आएंगे? क्या शुभमन गिल अब व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी बागडोर संभालने को तैयार हैं या बोर्ड सेलेक्टर्स उस दिशा में सोचना शुरू कर चुके हैं? विराट कोहली, रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर के भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या 2027 का जो ODI वर्ल्ड कप है वहाँ वो दोनों खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे या नहीं। आप विराट और रोहित को आप क्लब क्यों करते रहे हर चीज में? और वो सब लोग वो उनकी जो दाढ़ी की फोटो आई है सफेद है उस पर ना जाए। वो जो MS धोनी की तो बहुत पहले ही आ गई थी। वो अभी भी खेल रहे हैं IPL। इंग्लैंड के खिलाफ 5 एक्शन पैक्ड जो टेस्ट मैच थे वो खत्म हो चुके हैं। हैंगओवर हमारा धीरे धीरे उतर रहा है टेस्ट क्रिकेट का और अब सीजन लौट रहा है वाइट बॉल क्रिकेट का। एशिया कप को लेकर के कुलबुलाहट, खदबदाहट शुरू हो गई है क्योंकि भारत और पाकिस्तान के मैच वहाँ होने हैं, प्रस्तावित हैं। क्या होंगे या नहीं इस पर भी बड़ा सवाल है। एक टाइम है, थोड़ा भी वक्त है उसमें, लेकिन चर्चा का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। इसके अलावा चर्चाएं इस बात को लेकर के भी हो रही हैं कि इस टीम में कौन कौन होंगे। स्क्वाड सिलेक्शन होना है अगस्त के आखिरी तक। मुझे उम्मीद है कि स्क्वाड सामने आ जाएगा इंडियन टीम का। लेकिन जिस तरीके से वहाँ शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम ने खेला तो ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब वाइट बॉल क्रिकेट की कमान भी शुभमन गिल के कंधे पर सौंपी जा सकती है। इसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि विराट कोहली, रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर के भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या 2027 का जो ODI वर्ल्ड कप है वहाँ वो दोनों खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे या नहीं। इन तमाम पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। सर, हैंगओवर उतर गया अभी या अभी है? आप बताएं, लोगों का जो हमारे लिसनर्स है उनका हैंगओवर था इंडिया इंग्लैंड को लेकर या आखिरी आपके दोनों पॉडकास्ट उसी से बिल्कुल नहीं, ना, अच्छा था, बढ़िया। लोगों ने मतलब डिबेट भी किया, हम लोगों ने जो डिस्कशन किया उस पर भी लोगों के रिएक्शंस आए, प्रतिक्रियाएं। कुछ लोगों ने बहुत सराहा भी, कुछ लोग जो स्वाभाविक रूप से लिखते हैं जिस तरीके के रिएक्शंस वो भी आए। बट ओवरऑल अच्छा रहा। वो तो आपको आएंगे, हर तरह के आपको रिएक्शन आएंगे। मेन मेरा वो होता है कि भाई ओपिनियन आती है तभी तो कोई मुद्दा यानी कि बहुत अहम है या इम्पोर्टेंट है कि लोगों को। क्योंकि अगर एक ही चीज़ है, मतलब अगर सीरीज़ बड़ी ठंडी सी होती तो फिर आपको इतने कमेंट्स भी नहीं आते, इतने अलग अलग चीज़ नहीं आते। और ये भी है कि पिछले 2 एपिसोड में मेरे साथ राजदीप थे और अक्सर हमारे वो तालमेल नहीं खा रहे थे थॉट्स, तो वो अच्छी बात है। मैंने इन द सेंस कुछ लोगों को वो बाय द वे बहुत पसंद आया। कुछ लोगों को लगा यार क्या तुम लोग झगड़ा कर रहे हो। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने दूसरा वाला एपिसोड देखा, वो पूछ रहे इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है झगड़े का। अच्छा, उन्होंने वो वाला नहीं देखा। पहले वाला नहीं देखा होगा उन्होंने शायद। तो इस तरह की चर्चा वहाँ पे हो रही थी। बट लोगों को ओवरऑल बाय एंड लार्ज मजा आया। नहीं, वो देखिए, हमारी चर्चा से ज़्यादा मज़ा सीरीज। देखिए मैं वही कहता हूँ, जिस तरह का क्रिकेट होगा तभी चर्चा में भी मज़ा आएगा। अगर क्रिकेट ही माने एक तरफा होता तो आप और हम कितनी भी लड़ाई कर लें या कितना भी अग्री कर लें या कितने भी आंकड़े पेश कर दें, उसमें वो मज़ा नहीं आएगा। तो सीरीज़ इतनी शानदार थी। बल्कि मैं आपने हैंगओवर की बात की तो हाँ, मैंने तो क्योंकि वो आर्टिकल लिखा तो एक बार फिर रीलिव कर लिया। क्योंकि आप पूरी सीरीज़ एक बार फ्लैशबैक करते हो, रिवाइंड करते हो, तो उससे मैं थोड़ा बहुत सीरीज़ वापस भी देखी। और जब मैं फिर फ्लैशबैक कर रहा था तब मुझे एहसास हुआ हाँ यार वाकई, क्योंकि आता आप हर टेस्ट मैच चलते रहते हो तो फिर आपके पीछे की बातें निकल जाती हैं, जहन से हाँ कई चीज़ें निकल जाती हैं। फिर जब मैं पूरी सीरीज़ एक साथ बैठ के जब उसका आकलन कर रहा था
तब आया कि वाकई यार मज़ेदार हुई। जैसे लीड्स में स्टार्ट हुआ, फिर एजबेस्टन में आप जीते, फिर लॉर्ड्स की वो क्लोज हार, फिर जो मैनचेस्टर का ड्रॉ, यस, और फिर आप ओवल में जीतते हो ओवल में, मतलब अच्छी खासी हिस्टोरिक एक तरीके से इंडिया इंग्लैंड की जो ये रही ना सीरीज, एक तरीके से हिस्टोरिक हाँ, उसको मतलब पिछले 15-20 सालों में, मतलब 21वीं सदी 21 वाली भी थी सीरीज, बट नहीं, मैं कह रहा हूँ 21वीं सदी की वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव एक्साइटिंग यस सीरीज तो रही, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब अगर आप ओवरऑल भी देखेंगे 4-5 सीरीज होंगी वर्ल्ड वाइड, अगर आप देख लेंगे। लोग हमारे उसमें वीडियो में, पिछले एपिसोड के वीडियो में कंपेयर कर रहे थे कि सबसे बड़ी जीत कौन सी थी, है ना। किसी ने लिखा कि 2001 में जो हमने ईडन में जीता था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो सबसे बड़ी है इस सदी की। किसी ने लिखा वो गैबा वाला, किसी ने ओवल को बोला, किसी ने एजबेस्टन को बोला। तो ये चर्चा भी मैं देख रहा था। नहीं, वो ईडन गार्डन्स को तो आप बीट नहीं कर सकते अगर ऐसे आपको इंडिया के रैंक करने। बट मैं क्योंकि होम विन्स बिल्कुल अलग होते हैं, तो मैंने अवे विन्स ज़्यादा ध्यान में दी। बट हाँ, अगर आप होम और अवे दोनों को जोड़ दोगे, 2001 तो जो आपने किया वो तो अल्टीमेट चमत्कार वो है। हाँ, वो तो बिल्कुल चमत्कार ही था, वाकई चमत्कार था। बाकी तो जैसे अंग्रेजी में मिरेकल और माइनर मिरेकल, तो ये थोड़े माइनर मिरेकल थे। तो हाँ, ईडन गार्डन्स, फिर गाबा, फिर कुछ हद तक ओवल। यस। तो मतलब आपकी वो रिपोर्ट कब आ रही है? तो आ गई होगी, तो वीकेंड पे आ गई होगी। लोग कहाँ पढ़ सकते हैं? इंडिया टुडे मैगजीन में आप पढ़ें, पूरी कवर स्टोरी है 2500 वर्ड की, वो इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, जिसमें वो पढ़ना जाए। इस सैटरडे को आती है शायद मार्केट में, सैटरडे संडे वीकेंड पे मिल जाती है। तो मैं देख रहा था, अब तो बड़ा आसान है, ब्लिंकिट पे भी ऑर्डर कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हो। लेटेस्ट एडिशन है वो, कवर ही क्रिकेट के इनफैक्ट डिजिटली भी आप पढ़ सकते हो उसको। हाँ, बट वो कुछ दिन बाद आता है मेरे ख्याल से। ओके। हाँ, या शायद अभी आ जाएगा या कल आएगा, क्योंकि मैगजीन के 2-3 दिन बाद वो डिजिटली आप पढ़ सकते हो अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है। अगर सब्सक्रिप्शन नहीं है तो वो फ्री आर्टिकल शायद 1 हफ्ते बाद हो जाता है ऐसा, वरना मैगजीन में आप पढ़ो। मुझे मतलब, मैं, आप मानेंगे नहीं, मेरा खुद का आर्टिकल है, बट मैं डिजिटली नहीं पढ़ सकता। मुझे वो चाहिए, मजा नहीं आता है हाथ में ना, जब तक पन्ने नहीं पलटूंगा तो आवाज नहीं आती है, तब तक मजा नहीं आता। ये तो सही है। तो वैसा है। तो अब हम लोग थोड़ा एशिया कप को लेकर के चर्चा करते हैं। सबसे बड़ा, सबसे हॉट सवाल जो है वो यही है कि क्या भारत पाकिस्तान खेलेगा? आप मुझे बताएं कि खेलना चाहिए नहीं खेलना? सर, इसकी मतलब थोड़ा सा बैकड्रॉप में अगर पीछे हट के देखें तो वो जो लेजेंड्स वाला लीग जो चल रहा था ना, उसको लेकर के ये ज़्यादा चर्चा हुई, क्योंकि वहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का कॉल ऑफ कर दिया गया लीग मैच। सेमीफाइनल में इंडिया पीछे हट गया तो वॉकओवर मिल गया उन्हें फाइनल में। कहीं ना कहीं मेरा पर्सनल ओपिनियन तो है सर, खेलना चाहिए। क्रिकेट में कोई बुराई नहीं है, मतलब तमाम चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि मैं एक क्रिकेट को पसंद करने वाला क्रिकेट का फ़ैन हूँ, और मुझे लगता है कि जो भी पहलगाम में हुआ वो नहीं होना चाहिए था, नंबर 1। और नंबर 2 ये भी है कि उसमें क्रिकेटर्स का कोई रोल तो नहीं है। आप मतलब वैसे आप देखें, बाय द वे आप वैसे देखें कि 2 मुल्कों के बीच अगर रिश्ते हैं तो फिर आप पूरी तरह से ख़त्म कर दें, हर खेल को आप ना खेलें। एक तरफ भारत ओलंपिक्स की मेज़बानी का भी प्रयास कर रहा है, चाह रहा है कि 2036 इंडिया में हो, तो आप कैसे होस्ट करेंगे? इस तरीके से अगर खेल के आधार पर टूर्नामेंट्स से निकल जाएंगे, नहीं खेलेंगे, या दूसरे देश चाहे कितने भी वो शत्रु ना हो आपके, तो फिर आप एक ग्लोबल जो बात होती है ना कि आप किसी इतने बड़े आयोजन का हिस्सा कैसे, आयोजक कैसे बन सकते हैं। तो मेरा उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा है कि खेलना चाहिए भारत को। वैसे भी आप आईसीसी इवेंट तो खेलते ही हो ना, और पिछले 8-10 साल में आप जा कर के देखें तो भारत और पाकिस्तान के बीच सिर्फ आईसीसी इवेंट्स में ही आमने सामने की टक्कर हुई है। तो बायलेटरल्स तो वैसे भी बंद हैं, तो क्या उससे आतंकवादी गतिविधियाँ रुक गई? अगर नहीं रुकी हैं तो फिर बंद करके भी आगे क्या आप कर लोगे? मेरा ये बहुत नहीं, लेकिन फिर मेरा ये सवाल खड़ा होता है, तो अब जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद आपने बोला पाकिस्तानी यूट्यूब बैन कर दिया इंडिया में। भाई, हमने तो वही किया जो हमारी सरकार ने किया, हमने वही फॉलो किया। आपने सोशल मीडिया हैंडल पाकिस्तान के बैन कर दिए, आपने दिलजीत दोसांझ को गाली दे दी कि उन्होंने पाकिस्तानी एक्ट्रेस को रखा, ठीक है ना। मैं अपना जिक्र नहीं करूँगा, मैं पाकिस्तान गया था और आपने पॉडकास्ट भी किया है, तो उसमें ठीक है कई लोग बड़े बैलेंस थे, बट उसमें बहुत गालियाँ मैं और विक्रांत हमें भी पड़ी, बिल्कुल ठीक है, कि आप क्यों गए थे। तो मैं ये कह रहा हूँ, तो फिर इन सब लोगों का क्या दोष है भाई? उस वक्त तो ये क्रिकेट खेलना जो आपने बताई है कंपल्शन है कि ओलंपिक करना चाहते हो, ये वो जो भी चीज़ें हैं, तो वो सब ठीक है।
लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं वो क्यों गलत है भाई? अगर मैं एक फिल्म देख रहा हूँ जिसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस है तो मैं देशद्रोही हूँ। मैं अगर पाकिस्तान चला जा रहा हूँ कवर करने तो मैं देशद्रोही हूँ। मैं अगर पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल देख रहा हूँ तो मैं एंटी नेशनल हूँ। मैं अगर उनका यूट्यूब कंटेंट देख रहा हूँ तो मैं एंटी नेशनल हूँ। मैंने अगर किसी क्रिकेट पत्रकार के साथ बातचीत कोलैबोरेशन कर लिया या इंटरव्यू कर लिया ये तो मैं देशद्रोही हूँ। यहाँ तक कि मैं अगर किसी क्रिकेट पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को ट्विटर पे फॉलो भी करता हूँ तो भी मैं एंटी नेशनल हूँ कि गाली पड़ती है आप इसके साथ हो। या किसी पुराने यूट्यूबर के साथ मैंने इंटरव्यू किया हो, बाद में उसने 2 महीने बाद वीडियो बनाया हो, इंडिया को कुछ कह रहा हो तो भी गाली खाते हो कि तुम इसके साथ क्यों थे। तो मेरा ये कहने का मतलब है तो फिर आपके जो बेंचमार्क हैं वो सेम होने चाहिए। बिल्कुल। तो अगर यहाँ पे आपकी देशभक्ति मेजर हो रही है इन सब चीज़ों को करने के लिए, तो फिर मेरा सवाल है कि उन्हीं लोगों से जो इस चीज़ों को लेके गाली देते हैं, तो फिर वो बीसीसीआई और ख़ासतौर पर सरकार से यही सवाल क्यों नहीं कहते? तो फिर उसी लिहाज से अगर एक शख्स का यूट्यूब देखने का, पाकिस्तानी यूट्यूब देखने से वो एंटी नेशनल बन जाता है, तो जो इंसान ये अलाउ कर रहे हैं सीरीज होने वो तो फिर इंटू 10 हो गए ना। पर अब उनको कोई कुछ नहीं कह रहा, बिल्कुल, क्योंकि उनकी अलग फैन फॉलोइंग है, उनके अलग सपोर्टर्स हैं, उनके अलग लोग मान। तो अब वो एक कोई नया चीज़ देखेंगे कि देखो भाई ये तो कंपल्शन है, ये तो अब ओलंपिक्स में करना है हमने, ये तो हमें करना ही है। तो अगर आपको ये नज़रिया अब नज़र आ रहा है तो ये तब क्यों नहीं नज़र आया जब आप वो सर्टिफिकेट दे रहे थे नेशनलिज्म का? और उसमें भी सर ये मुझे मुझे परेशानी एक है बड़ा दिलचस्प वो देखता है कि लोग कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए। मान लीजिए हो जाता है ये मैच, तो कितने प्रतिशत लोग होंगे उसमें जो कहेंगे मैं मैच नहीं देखूंगा, है ना? बहुत कम नंबर होंगे, वन, बहुत नंबर कम वन, होंगे। नंबर होंगे, होंगे but ठीक है, कम कुछ लोग होंगे। कम होंगे बट देखेंगे ना लोग, ऐसा तो नहीं कि नहीं देखेंगे, आंखें बंद Majority कर देखेंगे। लेंगे। नंबर 2 ये भी है कि क्या आगे आने वाले जो मैच होने वाले हैं वो नहीं होने चाहिए? अगर वो देखकर या उसको उसका समर्थन करके अगर आप देशद्रोही हो जाते हैं, तो जो पिछले मैचेज हो चुके हैं क्या उनके हाइलाइट्स देखना क्या वो भी देशद्रोह है? बिल्कुल होना चाहिए ना, उस लॉजिक से तो उसको भी होना ही नहीं देना चाहिए। चाहिए फिर? उस लॉजिक से तो होना ही चाहिए, मैं वही तो कह रहा हूँ। फिर अगर वो अभी मैच देखेंगे या जो भी करेंगे, फिर वो देखिए वो कीबोर्ड वॉरियर का ज़माना है, सब कीबोर्ड पे जाके लिख देते हैं, बहुत आसान है। जब बाहर, मैं वही कहता हूँ, जब किसी को कोई चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, और मैंने ऐसे ये क्यों मैं चीज़ कह रहा हूँ, जब किसी को किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत आसान है दूर से बैठ के कमेंट कर देना किसी की प्रोफाइल पे, फेसबुक पे, एक्स पे या कमेंट सेक्शन पे जब हम वीडियो करते हैं वहाँ कमेंट कर देना बहुत आसान है। आपको रियलाइज़ करना चाहिए, मैं वही कहता, आप और हम कौन है? मैं कौन हूँ? मैं कोई डिसीजन ले सकता हूँ? नहीं। मैं कोई डिसाइड कर सकता हूँ? नहीं। डिसीजन कौन लेती है? सरकार लेती है। ठीक है, मेरा काम क्या है? मेरी रोजी रोटी क्या है? मैं एक क्रिकेट जर्नलिस्ट हूँ, तो मैं वो कवर करता हूँ। ठीक है, मैं अगर उससे, अगर पाकिस्तान मैच हो रहा है और अगर हुआ है तो कौन है इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल? 2 ही बॉडीज है ना, एक बीसीसीआई और एक भारत सरकार, क्योंकि सरकार ने परमिशन दी है तभी बीसीसीआई कर सकती है, वरना नहीं। तो अगर आपको इससे आपत्ति है, आप उनको बोलें कि भाई कुछ दिन पहले तक आपने ये रोक रखा था, अब क्या चीज बदल गई है? अब वो पहलगाम अटैक चला गया है, अब वो बॉर्डर में जो लोग मरे हैं उनका दर्द जो था आपका वो चला गया, वो आप चेंज ना करें। तो हमारे पास तो कोई अथॉरिटी नहीं है, मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं कि मैं ये चीज़ बदल दूँ कहीं में मैच होना चाहिए या नहीं। तो फिर आप जो यहाँ बैठ के, अब मैं वही कहता हूँ, अब जब ये मैच होगा तो क्या मेरा काम नहीं है, मेरी रोजी रोटी नहीं है कि मेरे को अगर बोला जाएगा आप वहाँ जाएंगे कवर करेंगे तो मैं क्या बोल दूंगा? नहीं, मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूँ, मैं अपनी देशभक्ति दिखाऊं। लोग एक्सपेक्ट करते हैं ये कि आप देशभक्ति का मत करें, तो मैं अपनी नौकरी ना करूँ। और सर मुझे इस बात में मिलेगी, जो लेजेंड्स वाली लीग हुई थी जिसमें लोगों ने, उनको ऐसा तो नहीं था ना कि पता नहीं होगा कि पाकिस्तान के साथ मैच होना है? आप मैच से एक दिन पहले कह रहे हो कि नहीं भाई, तो आपको तो पता ही था, पहले ही कह रहे थे, सोशल मीडिया पे बवाल हुआ, प्रेशर में आ गए आप, है ना? तो कहीं ना कहीं तो ये देशभक्ति नहीं है ना। उसके बाद कुछ खिलाड़ी हमारे निकल करके भी आए, मेल पुराने दिखा रहे थे कि मैं हम कह रहा हूँ ठीक है, अगर आपकी देशभक्ति वैसी है, मैं किसी के लिए नहीं डिसाइड कर रहा कि सही है या नहीं, जो भी है। अगर आपकी वो देशभक्ति थी कि आपने अपने दम से ट्विटर पे लिख के वो मैच कैंसिल करा दिया है, तो अब आपको अपना दम दिखा के सरकार पे दबाव बना के ये मैच कैंसिल करा देना चाहिए। बिल्कुल, मैं ये दम देखना चाहता हूँ। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूँ कई ऐसे पत्रकार भी थे, कई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी थे, कई ऐसे कीबोर्ड वॉरियर्स भी थे जो पाकिस्तान से कोई रिश्ते नहीं होने चाहिए वो लगातार कर रहे थे, क्रिकेट भी नहीं होना चाहिए कर रहे थे। बिल्कुल। अब ये हुआ है कि जब से एशिया कप अनाउंस हुआ है, जब से पता चला है कि बीसीसीआई ने हामी भर ली है, सरकार ने हामी भर ली है, तब से धीरे धीरे
उनकी देशभक्ति कम हो गई है। मुझे अफसोस इस बात का है कि उनकी देशभक्ति कम हो गई है। अब वो लोग जो कहते थे कि बिल्कुल कोई सवाल ही नहीं बनता पाकिस्तान के साथ सीरीज खेलने का, अब वो चीज़ भूल गए हैं। अब वो डिस्कस कर रहे हैं कि टीम क्या होनी चाहिए, अब ऐसे बनानी चाहिए, इंडिया का T20 सेटअप क्या है। तो यानी धीरे धीरे आप भी भूल गए हो। आपने कहीं ना कहीं, इससे मुझे प्रॉब्लम है, आपने कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट कर लिया है कि सीरीज तो हो गई इंडिया पाकिस्तान और मैच होगा ही इंडिया पाकिस्तान का, और हमने वो कवर करना ही, हमने देखना। तो भाई आपके स्टांस में इतने पिछले कुछ दिनों में क्या फर्क आ गया कि आपने जो अभी तक कहा था कि कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता कोई सीरीज खेलने का, आप वो भूल के अब आप रोज टीमें डिस्कस कर रहे हो। Yes. ठीक है, तो ये चीज़ कहाँ से हुई और कैसे हुई ये मुझे समझ नहीं आता। दूसरी बात, जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई अब ये क्योंकि हमारी देशभक्ति पे कभी सवाल होता है या किसी और की, या वो फिल्म स्टार जो उसको हायर कर रहा है उसकी देशभक्ति पे सवाल आता है, वो तो डिसाइड नहीं कर सकता। तो अब मैं ये कहता हूँ, किसी के लिए भी बैठ के ये गाली देना बड़ा आसान होता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, देश आप आगे रखो ना। जब आपकी रोजी रोटी पे आएगी ना, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आप हम में से कितने लोग हैं जो हर चीज़ चाइना को बॉयकॉट कर देते हैं? भाई अगर आपको आतंकवादियों के आने से परेशानी है तो वो वेपन कौन से लेके आते हैं? चाइनीज़। आपका ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उन्होंने एयरक्राफ्ट कौन से यूज़ करे? चाइनीज़। फंडिंग कहाँ से आती है? चाइना से। तो अब आप जो ये, मैं वही कह रहा हूँ, ये टोकनिज्म है, ये लोगों को उल्लू बनाने की चीज़ें हैं कि हमने सोशल मीडिया बैन कर दिया, हमने ये कर दिया, अब हमको लग रहा है हमने जवाब दे दिया। भाई फिर अगर उसी लिहाज से आप बॉयकॉट करें चाइनीज़ प्रोडक्ट, लेकिन अब क्या होगा, अगर कभी देश को आगे रखना होगा तो अगर आप और मैं चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं यूज़ करते, हमारा बिजनेस नहीं है, या यूज़ करते भी तो हम छोड़ देंगे, हम देशभक्ति दिखाएंगे। जब अगर आपका माने आपका बिजनेस है, आप एक कार शोरूम चलाते हो जिसमें चाइनीज़ कारें बिकती हैं, अब मैं कहूँ कि देश को आगे रखो, बंद कर दो, ये कितने लोग ये करेंगे? अगर आप एक मोबाइल की दुकान चलाते हो जिसमें 90% सेल आप चाइनीज़ मोबाइल की करते हो, अब मैं आपको कहूँ कि बंद कर दो, है कि ये बंद करो, देश को आगे रखो, कितने लोग करेंगे? वही अगर आप कोई चाइनीज़ लाइट्स बेचते हो, वो आपका धंधा है, और वो कहेंगे बॉयकॉट कर दो, मैं देखूंगा कितने लोग करते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, जब अपने पे आती है या अपनी रोजी रोटी पे आती है तब कोई देशभक्ति नहीं दिखाएगा, पर दूसरे को पॉइंट आउट करते हैं, ये देखो ये कर रहा है। भाई वो अपना काम कर रहा है, सरकार का उसने भी तो थोड़ी डिसाइड किया कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच होना चाहिए। सरकार का स्टैंड भी तो बदलता रहता है। आप मतलब चाइना से गलवान के बाद हम दूर जा रहे थे, है ना, अब फिर देखें अमेरिका के से थोड़ी सी हमारी वो हुई है टैरिफ वॉर के चलते, अब चाइना के पास जा रहे हैं। तो कन्फ्यूजन वहाँ भी है ना कि करना है बायकॉट या कुछ टाइम के लिए करना है, कब तक करना है, तो वहाँ भी कोई क्लियर स्टैंड नहीं है। सरकार डिप्लोमेसी ऐसे ही चलती है, कई बार दूर जाएंगे, कई बार पास आएंगे, जो तमाम हालात है उसके हिसाब से आप बदलेंगे भी थोड़ा बहुत। नहीं, वो केशव है, इससे एग्री नहीं कर रहा। तो भाई आप दूर क्या, अभी 2-3 हफ्ते तक तो जिस चीज का स्टार्ट भी पी से होता था टच नहीं कर सकते, पाकिस्तान से जुड़ी आप कोई चीज ही नहीं छू सकते। तो अब एकदम से आपका स्टांस बदल गया, भाई एशिया कप भी खेलो। चलो मैं यहां तक मानता हूं आपकी बात कि पूरी तरह आप आइसोलेट हो गए। हालांकि अगर आप में दम है और अगर आप वाकई आइसोलेट करना चाहते हो तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम आईसीसी भी छोड़ दें। वो आप कह रहे हो ना देशभक्ति की बात, अगर असली देशभक्ति की आप बात पे आते हो तो आप कहते हो भाई जैसे आपने कहा कि भाई आप ओलंपिक्स की दावेदारी पेश करो, अगर आप दिखाओगे हम इन कंट्री के साथ नहीं खेलते, आपकी दावेदारी चली जाएगी। तो अगर आप असली देशभक्त हो तो मैं कहूँगा क्या जरूरत है ओलंपिक्स? देश से ऊपर ओलंपिक्स आता है क्या? नहीं आता ना, छोड़ दो ओलंपिक्स। अगर आपके पुल आउट करने से आईसीसी टूर्नामेंट या एशिया कप से देश ऊपर है, पुल आउट कर दो, ना मिले ओलंपिक्स, ना कुछ मिले आगे, 2 आईसीसी टाइटल नहीं जीत रहे, क्या फर्क पड़ता है? मतलब अब वो देशभक्ति है, सिलेक्टिव नहीं हो सकती कि आप करोगे तो आप एंटी नेशनल हो, दूसरे करेंगे तो वो ठीक है। यहां पे अब ओलंपिक वो आ गया, देश को ये देखना, ये फर्जीपना है। मैं यही कहता हूं, ये डबल स्टैंडर्ड है जो चीज आप करो। और ये आपने कहा ना कभी कभी डिप्लोमेसी चेंज होती है, भाई एकदम से चेंज हो गई। जब आपको करना पड़ रहा है वो, यानी आपकी कन्वीनियंस है, तो आप स्टांस चेंज करके कह रहे हो तो डिप्लोमेसी बदल रही है। बाकी जब जो भी कर रहा था या कोई कुछ भी कह रहा था, पाकिस्तान से जुड़ा कोई भी चीज कर रहा था, आप उसको अटैक कर रहे थे कि नहीं ये लार्जर पॉइंट जो आपका है, मैं उससे एग्री करता हूँ। मैं ये सब चीजें क्यों बोल रहा हूँ, ये मेरा बेसिक स्टांस, जो इंडिया टुडे में भी हमारा डिबेट हुआ था 2 महीने पहले, मेरा बेसिक स्टांस यही था कि देखिए आपको पाकिस्तान की क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से प्रॉब्लम है, जो एक बिल्कुल इशू है, बहुत बड़ा इशू है, और आज से नहीं है ये, 47 से जब से पार्टीशन हुआ है इशू चलता आ रहा है, कश्मीर इशू चल रहा है, उससे होता है। उसका जो भी सोल्यूशन है या तो टॉक से हो सकता है, या अगर आप अग्रेसिव स्टांस भी लोगे तो आपको या मिलिटरीली स्टांस लेना पड़ेगा या डिप्लोमेटिकली। आप भाई पूरी दुनिया
कि देशों को अपने साथ करो, उनको आइसोलेट करो, बताओ कि ये प्रॉब्लम है, सब आपकी नज़रिए से देखें और फिर आप दबाव बनाओ। जिस तरह से दुनिया अभी इकट्ठा हुई है, यूक्रेन के साथ है, रशिया पे दबाव बनाने की कोशिश करी, ठीक है, कुछ ऐसा है। इजराइल अगर अटैक कर रहा है गाजा पे, उस पर इतने दबाव नहीं बन रहा क्योंकि बहुत सारे देश वो साथ लेके चल रहे हैं। मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आप ऐसी डिप्लोमेटिकली ये चीज़ करो या मिलिट्री पावर से जो आप कर रहे हो वो करो। ये पिक्चर में कोई आएगा या मैं यूट्यूब चैनल बैन कर दूंगा या क्रिकेट नहीं खेलूंगा, इससे ना टेररिज्म रुकने वाली ना बढ़ने वाली कुछ उसका। देखो मैं ये कह रहा हूँ जो टेररिज्म में आज वो रेडिकल एलिमेंट है, मैं ठीक है, क्योंकि मैं पाकिस्तान गया था और हमने ये पॉडकास्ट किया था, फिर लोगों ने उसके लिए बहुत बोला था। मैं आम पाकिस्तानी से मिला हूँ, वो आम आदमी कैसा है, आपकी मेरे जैसा है। उसको ये नहीं पता कि शाम को मैं अपनी रोजी रोटी कहाँ से पूरी करूंगा, उसको थोड़ी पता है कि वो आसिफ मुनीर का क्या प्लान है या क्या वो करेगा, उसको मतलब अपनी दिन की दहाड़ी करनी है भाई। हर एक इंसान वैसा ही, आप और मेरी तरह दिनचर्या में हम लगे रहते हैं। इशू है वहाँ पे फंडामेंटलिस्ट है, उनकी जैसे आर्मी फंक्शन करती है, कहीं उनके जो गवर्नमेंट ऑफिशियल वैसा फंक्शन करते हैं, या उनके जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं उस देश में वो जैसे फंक्शन कर, वो परेशानी वाले। बट वो एक पॉकेट में है। अब आप मैच खेलो या ना करो, वो बोलते हैं भाड़ में जाए, उनके लिए तो अच्छा है आप मैच नहीं खेलो, वो तो एक तरीके से उनका एजेंडा वैसे ही चल रहा है। एग्जैक्टली। आम प्रॉब्लम जो मेजॉरिटी जो आम जनता है, जो 99% पाकिस्तानी है और 99% इंडियंस है, मैच हो या ना हो वो उनको फर्क पड़ता है क्योंकि वो कंज्यूम करते हैं। जिनकी मैंने बात की वो क्रिकेट मैच कंज्यूम ना होगा यानी उनको कोई फर्क पड़ेगा, तो आप मैच नहीं भी कराओगे वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले। ये एग्जैक्ट, तो ये मेरा ओरिजिनल स्टांस था। इसीलिए मैंने तब भी बोला था कि ये सब टोकन है, आप बंद कर दो यूट्यूब, आप बोलो वहां नहीं जाना, बोल दो फिल्मों में नहीं जाना, ये करना है आप कर लो, पर आपका जो एक्चुअल मोटिव है, जो आप रोकना चाहते हो और जिसके लिए आपको पूरे जी जान से लगाना चाहिए, मतलब वैसे नहीं, मेरे फादर वहाँ कई साल सर्व कर चुके हैं। मेरे फादर आर्मी में थे और कश्मीर में वो करीब 12 साल उन्होंने वहाँ सर्व किया डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। तो मैं मतलब कई चीज़ों से वाकिफ़ हूँ कि वहाँ इशू है, कहाँ से आता है, लोकल सपोर्ट मिलता है, ये सब चीज़ें मैं कहानियाँ सुन के अब बड़ा हूँ। वहाँ पे कोई क्रिकेट और ये सब कोई मूवी देख रहा है नहीं देख रहा, उससे थोड़ी कोई नहीं पड़ रहा है। वो जो जज्बा उनके आपस में वो करते हैं या जो टेररिस्ट एक्टिविटी शुरू होती है जो उनमें आता है या उनको जिस तरह से मोटिवेट किया जाता है, उसमें क्रिकेट और बॉलीवुड इसका कोई नामो निशान ही नहीं है। उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। ऐसा सोचेंगे यार इंडिया पाकिस्तान का मैच, वो शिट यार हमारे उसको मकसद कोई से वो हो गया। एग्जैक्टली, कुछ मतलब ही नहीं। तो ये मेरा पॉइंट था, इसीलिए मैं अब गया हूँ कि भैया ठीक है, आपने कहा, मुझे कुछ महीने पहले लगा कि हो सकता है मेरा नजरिया गलत है यार, मे बी इससे करने से कुछ फर्क पड़ जाएगा, तो आपने सब चीज बैन करा ली। एज अ पेट्रियट आप भी कहते हो नहीं सही है भाई, जो फिर आप कहते हो 2 महीने बाद मैच खेलो, तो यार मैं भी तो, मेरे भी तो दिमाग में कंफ्यूजन है कि आप कर क्या रहे हो। एक टाइम आप कहते हो, मैंने एक्चुअली आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जब भाई ये सब बातें हुई, गावस्कर साहब से मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने भी कहा नहीं होना चाहिए। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, आप एशिया कप से पुल आउट कर लो, या तो आईसीसी टूर्नामेंट है नहीं, ये तो वैसे ही कितनी बार मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ, बदलता गया टूर्नामेंट, तो इतनी कोई कंपल्शन है नहीं, पुल आउट कर लो, होने दो एशिया कप आपके बिना। मैं कह रहा हूँ अभी आपके पास समय भी नहीं है कि आप सबको एक साथ लेके पाकिस्तान को आइसोलेट करो, आप बोलो हमें ही नहीं खेलना, क्या फर्क पड़ जाएगा, आप बायलैटरल सीरीज करा दो। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंग्लैंड, बहुत और देश हैं कर लेंगे। कई बार छोटे देश जो आयरलैंड जो अच्छे कंपेटिटर हैं वो कहते रहते हैं यार हमारे साथ खेलो, आप उनके साथ भी खेल लो। मैं तो कह रहा हूँ कुछ भी आप कर सकते थे, पर मुझे लगा ऐसा लेंगे और मैं इसीलिए डिसअपॉइंटेड हूँ। मुझे लगा इस वक्त थोड़ा एक हार्ड स्टैंड सरकार ने लिया है, आपने ऑपरेशन सिंदूर भी किया है ना, काफी आगे चीजें चली गई। अब आप कहोगे नहीं भाई एशिया कप तो हम खेल ही नहीं रहे, आईसीसी टूर्नामेंट अलग है, वहां पे अगर हम पुल आउट करते हैं तो कुछ सैंक्शंस आएंगे, वो अलग है। बट आपने कहा नहीं एशिया कप भी हम खेल लेते हैं, तो भाई हम क्या कर रहे थे यार इतने टाइम तक पहले, जो मतलब झंडा लेके अपने मन में निकल रहे थे, बॉयकॉट कर रहे थे, तो आप तो यू आर टेकिंग अस फॉर ग्रांटेड। मुझे कुछ ऐसा लगा। हाँ, मतलब उंगलियों पे आप नचा रहे हो ना, कभी करना है कभी नहीं करना है, ऑड इवन चल रहा है ना, कि लेजेंड्स वाले में नहीं करना है, इसमें एशिया कप में करना है, फिर आगे कभी नहीं करेंगे फिर करेंगे। तो एक क्लैरिटी होनी चाहिए ना कि करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना। मैं पीपल पावर भी देखूंगा ना। देखें एक्चुअली मैं क्रेडिट दूंगा लोगों को जिन्होंने वो लेजेंड्स लीग एक्चुअली ना ऑर्गेनाइजर्स ना प्लेयर को इतना, उनको तो पहले से पता था मैच होने वाला है। डिसीजन क्या हुआ, सडनली थोड़ी देशभक्ति जागी है। डिसीजन ये हुआ जब आपने देखा इस तरह का रिएक्शन, आपने कहा नहीं यार शायद हम कुछ गलत कर रहे हैं, हमें नहीं करना है। तो ये देखता हूँ अगर सोशल मीडिया की पावर हमारी सरकार को और बीसीसीआई को भी ये दिखा सकती है कि नहीं यार शायद हम गलत कर रहे हैं, चेंज करने, क्या पता, अभी भी टाइम है। हाँ टाइम तो है, और मुझे लगता है पता नहीं क्या पता सोशल मीडिया पे आवाज़ हो, फिर से एक बार सोचें बोर्ड में बैठे हुए लोग या फिर सरकार सोचे वो। लेकिन वो क्या हो रहा था, जो कई मैं देख रहा हूँ ना इन्फ्लुएंसर्स, कई पत्रकार भी जो बिल्कुल कहते थे कोई मतलब ही नहीं है, होगा ही नहीं, वो
अब मैं देख रहा था वो टीमें डिस्कस कर रहे हैं कि ये टीम होनी चाहिए। इसका मतलब आप चाह रहे थे, मतलब हथियार मान रख के चुके चल हो। रहे थे कि हाँ आप मान लिया है, एकदम से मान लिया है एक हफ्ते के अंदर कि चलो भाई अब हो ही करवा रहा है लेते मैच, हैं अब टीम ही शायद। डिस्कस कर लेते हैं कि सूर्य कुमार यादव है कैप्टन या नहीं है, नहीं है। शुभमन गिल आ रहे हैं या नहीं है। तो फिर यही करना था, तो फिर तब से ही माहौल हाँ, बनाते, फिर वो- उसको भी कैंसिल नहीं करवाना चाहिए था वो ना। जो एक मोर्चा खोला था आपने, वो नहीं हाँ, खोलते। सही बात है। ठीक है, मतलब क्या कर सकते हैं इसमें, सरकार और डिसीजन मेकर्स जो हैं वही, उन्हीं को निर्णय लेना है। और हम तो भाई मैच होगा तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, अपन तो यही कर सकते हैं बस। मैं चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि जब, क्योंकि ऐसा होगा, मैं जब इंडिया पाकिस्तान मैच होगा, अब आपका और मेरा काम है, स्पोर्ट्स में काम करते हैं ना, हम उसको अवॉइड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। मैंने वही कहा ना, अगर मैं मानो एक दुकान चला रहा था चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन की, है कि नहीं, अब चाइना से किसी दिन लड़ाई हो जाएगी, बोलेंगे सब कुछ चाइना बॉयकॉट करो, मैं अपने वो दुकान शटर थोड़ी डाल दूँ। वही, और फिर क्या करूँगा डालकर। मेरा जब काम ही वही है, तो अब जब मैच होगा तो हम कवर करेंगे, बिल्कुल। तो गालियां हमें पड़ेंगी, लेकिन क्या हमने डिसाइड किया था मैच होगा? नहीं होगा। लेकिन हाँ, हमारे लिए ज़्यादा होनी चाहिए, बाकी सब ठीक है, चलो उनकी कंपल्शन थी, बीसीसीआई की, सरकार की या प्लेयरों की भी, वो भी छूट जाएंगे। हम क्यों कवर कर रहे हैं वो आपको दिखानी चाहिए, तो क्या हो गया? एक रीढ़ की हड्डी आप दिखाइए अपने और कहें नहीं हम कवर करेंगे, तो ये जो देशभक्ति है सिर्फ ये कहने के लिए ठीक हाँ, है, प्रैक्टिकल नहीं है एकदम। तो टीम थोड़ी बनाते हैं एशिया कप में, पाकिस्तान के साथ मैच बस होना ये हो। आप भी मान ही गए। नहीं, मैं सुन नहीं, तो पर लीजिए। आपका स्टांस तो ठीक है, मैं कह रहा आपने हूँ, पहले ही कह दिया था कि भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ, तो आप तो उस तरफ हैं ही। तो हाँ, और दूसरा ये भी मैं आप कह रहा बना हूँ कि सकते हैं पाकिस्तान के साथ मैच हो ना हो, एशिया कप तो आप खेलने जाएंगे ना। पाकिस्तान के साथ ना खेलें, ना भी खेलें तो एशिया कप तो जाएंगे ना आप खेलने। आप मतलब वैसे वो टीम वॉक ओवर स्क्वाड दे दें, अब जैसे देखते लेजेंड्स हैं। लीग में हुआ हाँ, था। लेजेंड्स लीग में हुआ था, वो हाँ, देखते हो हैं क्या सकता होता है वो तो। बट एशिया कप के लिए स्क्वाड तो नहीं, अनाउंस किया एशिया कप जाएगा से ना, भी आप पुल आउट कर सकते हैं, पूरे टूर्नामेंट से पुल क्या आउट। जरूरी है भाई? बट आप होस्ट हैं ना उसके। तो क्या हो गया, आप होस्टिंग राइट्स किसी और को दे दें, मैं यही कह रहा हूँ ना। अच्छा। क्या जरूर भाई, देश से बड़ी क्या चीज़ है यार। फिर आप कह रहे हैं होस्ट हैं, ये सब माइनर डिटेल, देश से बड़ी क्या चीज़। एक चीज़ है जिससे सब कुछ चलता है, देश भी चलता है, लोगों की घर रोजी रोटी भी चलती है। शुभमन गिल का जिस तरीके से सर ट्रैक रिकॉर्ड रहा कप्तानी का, और लिमिटेड ओवर क्रिकेट में तो उनकी बल्लेबाजी का भी कोई सानी नहीं है। जिस तरीके से ओडीआई में देख रहा था, 50+ का एवरेज है उनके पास। T20 में भी हमने देखा, IPL में इस साल भी, पिछले कुछ सालों में भी लगातार वो परफॉर्म करते रहे। हालांकि जब से T20 वर्ल्ड कप हुआ तब से T20 टीम से उनको एक तरीके से बाहर ही कर दिया गया है। लेकिन अब जो कप्तानी का बूस्टर उन्हें मिला है, तो क्या इस बूस्टर की बदौलत अब T20 टीम में भी वो आएंगे? और सवाल ये भी है कि भारतीय टीम जिस तरीके से चलती रही है, बीसीसीआई अलग अलग फॉर्मेट्स के लिए अलग अलग कैप्टन बहुत लंबे दौर तक तो नहीं चलाने वाला है। तो चूंकि वहाँ पे सूर्या हैं अभी, रोहित ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया था, हार्दिक को बनाना नहीं था कैप्टन, तो सूर्या को बना दिया गया। लेकिन सूर्या भी फिट नहीं है, उनकी फिटनेस को लेकर के भी चर्चाएं हैं। लेकिन वहीं से मेरे मन में सवाल आता है कि क्या शुभमन गिल अब वाइट बॉल क्रिकेट में भी बागडोर संभालने को तैयार हैं, या बोर्ड सेलेक्टर्स उस दिशा में सोचना शुरू कर चुके हैं? नहीं, तो आपने दो चीज़ों के बारे में बात की। पहले वाइट बॉल कप्तानी की बात करते हैं, उसको लेकर मतलब ठीक है, शुभमन फ्यूचर कैप्टन होंगे, उन्होंने किस तरह की कप्तानी की है, कई गलतियां भी की एज ए टेस्ट कप्तान, बट बाय एंड लार्ज मैं उनको पास मार्क्स दूंगा कि वो अच्छे ही कप्तान नज़र आए टेस्ट सीरीज़ में। और एक लर्निंग प्रोसेस है, धीरे धीरे वो बेहतर ही होते जाएंगे। तो क्या उनमें फ्यूचर कप्तान नज़र आता है? बिल्कुल नज़र आता है। ऑल फॉर्मेट कप्तान नज़र आता है? बिल्कुल नज़र आता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ अभी जल्दबाजी क्या है। देखिए, कई बार ऐसा हुआ है ना कि जब धोनी भी कप्तान बने थे, वाइट बॉल के थे, टेस्ट के आपके अलग कप्तान चल रहे थे, कुछ समय तक अनिल कुंबले कप्तानी कर रहे थे, राहुल द्रविड़ भी कप्तानी कर रहे थे, है ना। तो आपके पास टाइम था, ट्रांजिशन आपने धीरे धीरे किया, फिर वो आए धोनी कप्तान, फिर धोनी और विराट के ट्रांजिशन में भी ऐसा हुआ, विराट ने टेस्ट की कप्तानी ले ली, लेकिन वाइट बॉल फिर भी धोनी के पास थी, कुछ साल बाद आपको मिला। तो वैसा मुझे लगता है कि अगर यहाँ भी हो जाए कि टेस्ट की वो कप्तानी करें, और जैसे हम देख रहे हैं वर्क इन प्रोग्रेस है, थोड़ी फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत है उनको, वो धीरे धीरे होती भी जाएगी। IPL में भी उनको वो अनुभव मिल रहा है, टेस्ट क्रिकेट में भी मिलेगा। तो मैं कह रहा हूँ हम इतनी जल्दबाजी में कि अब ये मिल गया है, इसी को सब बना दे, तो कई खिलाड़ियों को क्यों दरकिनार करें। मिसाल के तौर पर मैं आजकल देख रहा हूँ कि रोहित शर्मा, विराट कोहली के सब
पीछे पड़ गए, भाई इनका गुड बाय का टाइम आ गया है, ये वो आ गया है। मुझे लगता है दोनों खिलाड़ी अगर आप देखें वाइट बॉल क्रिकेट में अभी भी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हैं। और अगर वो हैं तो फिर क्यों जल्दबाजी है, मतलब क्यों आप चेंज करने के। देखो टेस्ट क्रिकेट में जब बदलाव हुआ और आपने और हमने बैठ के चर्चा की, मुझे भी लगा भी कि देखिए रन नहीं आ रहे, काफ़ी समय से नहीं आ रहे, ऐसा लग रहा है कि इनकी एक्सपायरी डेट आ गई है टेस्ट में। तो अगर हो सकता है इंग्लैंड सीरीज के बाद चेंज हो, उससे पहले चेंज हो, बट ऐसा लग रहा है वो समय नज़दीक है और हुआ भी इंग्लैंड पहले से हो गया। तो शायद देखिए इतना हंगामे भी नहीं हुआ जितना मुझे लगा था होगा। दोनों ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी, लेकिन ठीक ठाक लोगों ने एक्सेप्ट किया क्योंकि उनको भी लग रहा था बदलाव आएंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ अभी वनडे क्रिकेट में आपको क्या, क्योंकि मैं ऐसे रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ कि भाई ऑस्ट्रेलिया वाली जो सीरीज़ है उनकी फेयरवेल सीरीज़ कर देंगे, 27 में नए कप्तान के साथ जाएंगे। बट 27 अभी कितना 1.5 साल दूर है, वर्ल्ड कप फर्स्ट हाफ ऑफ 27 में, ये 25 एंड की तरफ हम जा रहे हैं। 1.5 साल में क्या बदल जाएगा, कोई ऐसा तो है नहीं कि उनका फॉर्म वाइट बॉल में खराब है, खासतौर पर वनडे क्रिकेट में। T20 में भी ऐसा लग रहा था चेंज आएंगे, तो आपने चेंजेस कर लिए। तो मैं अगर हूँ तो मैं देखिए मुझे लगता है वर्ल्ड कप जीतने के लिए आपको कप्तान भी एक शार्प होने की ज़रूरत है। रोहित शर्मा की कप्तानी में आप T20 वर्ल्ड कप जीते, पिछले वर्ल्ड कप में भी फाइनल में जीते, चैंपियंस ट्रॉफी जीते। तो जब सब कुछ ठीक चल रहा है, आप क्यों उसको बदलना चाहते हो। 27 के बाद जो अगला वर्ल्ड कप है वो बड़ा दूर है, फिर एक परफेक्ट टाइम मुझे लगता है आप चेंज कर भी दो। और रोहित शर्मा मुझे खुद ही रिटायरमेंट अनाउंस करेंगे, तो ये तो ही रोहित के तो बतौर कप्तान अभी भी वो वन ऑफ द बेस्ट कप्तान है। वाइट बॉल के कप्तान है, एज अ बैटर ऑल्सो वो जो इम्पैक्ट स्टार्ट्स देते हैं वाइट बॉल में, उसकी भी बहुत ज़रूरत है। तो क्या वो टीम पर बोझ है? बिल्कुल नहीं, बल्कि एक एसेट है। तो मैं उनको चाहूँगा कंटिन्यू करें। भाई कप्तानी भी तो यही होता है ना, आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, धीरे धीरे कोई एक ओहदे पर पहुंचता है तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या आती है। फिर वो शायद उतने घंटे काम नहीं करता, कम घंटे करता, पर आप उसको क्यों रख रहे हो? क्योंकि वो इतने साल का जो एक्सपीरियंस लेके आया, आप उसके लिए रखते हो। तो वो तो यू कैन नॉट बाय ना, मैं मार्केट में जाके एक्सपीरियंस नहीं खरीद सकता, ठीक है ना। हर फील्ड में वो है। तो वैसे ही अगर वो आपको मिला है पका पकाया एकदम रेडी कप्तान बैटर है, तो आप उसको क्यों छोड़ना चाहते हो? तो इसलिए मैं कहूँगा शुभमन को मैं तो जल्दबाजी करके नहीं दूंगा ओडीआई की कप्तानी। सेम इन T20 आए, स्काई के अंडर जबरदस्त रिकॉर्ड है इंडियन T20 टीम का, एज अ बैटर भी वो जबरदस्त है इस फॉर्मेट के, मैं क्यों चेंज करूंगा। तो शुभमन को रेड बॉल कैप्टन, IPL कैप्टन बहुत है, 1-2 साल बाद उनको अपने आप चांस मिलेगा और वो ले लेंगे, बल्कि T20 भी मिल जाएगा, ODI भी मिल जाएगा, एक ही टाइम पे सब मिल जाएगा और वो ट्रांजिशन भी होगा। दूसरी बात विराट कोहली की आती है। मैं कह रहा हूँ पहली बात तो हम एक बहुत, और ये मुझे कोई ऐसे लिख नहीं रहा, बट मैं इसके बारे में सोच रहा था, आप विराट और रोहित को आप क्लब क्यों करते रहे हर चीज में? भाई रोहित की एक्सपायरी हो सकता है 2027, मैंने उनको बताया यूटिलिटी है, उनकी ज़रूरत है, आप 27 तक रखो। विराट कोहली को क्यों आप मतलब चाहते हो कि वो वनडे क्रिकेट में, मैं इंडिया क्या अभी वर्ल्ड का नंबर 1 बैटर होगा वो। ODI क्रिकेट में कोई परेशानी नहीं। टेस्ट में फॉर्म डिप हुआ था, T20 में कई बार आप कहते थे कि चलो थोड़ा गेम बदल गई है, वैसा नहीं हो रहा। वो दोनों फॉर्मेट उसने छोड़ दिए। अब वो वनडे जिसका वो मास्टर है, जिसमें वो सबसे ऊपर है, क्यों पीछे पड़े हो? दूसरी बात फिटनेस की लेकर आती है, उसमें भी उसकी कोई परेशानी नहीं है, सिंगल डबल आज भी वो लेता है, हर चीज़ है। अगेन वो एक्सपीरियंस आता है जो आपको मिडिल ऑर्डर में ज़रूरी होता है। तो हर चीज़ है, तो आप क्यों देख रहे हो सकता है कि आप देखो कि भाई रोहित एज अ कैप्टन बैटर 27, मैं तो वैसे देखूंगा। विराट को अगर 27 तक भी वो ज़बरदस्त प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि दोनों में 2 साल का अंतर भी है। आप उनके साथ और खेल सकते हो, प्लस वो और कोई फॉर्मेट नहीं खेल रहे, तो फ्रेश भी रहेंगे जब वो अवेलेबल होंगे। और वो सब लोग, वो उनकी जो दाढ़ी की फोटो आई है सफेद है, उस पर ना जाए। वो जो MS धोनी की तो बहुत पहले ही आ गई थी, वो अभी भी खेल रहे हैं IPL, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिट तो विराट कोहली अभी भी उतना ही होगा। वो उसका लेना देना हार्मोन्स से है, परफॉर्मेंस से नहीं है। दाढ़ी हाँ है, बिल्कुल। और क्या, पानी से भी हो जाता है, नोएडा का पानी होता तो बहुत जल्दी हो जाता है। हालांकि वो तो पानी के मामले में विराट तो बहुत आगे हैं, बहुत अलग भी हैं। हाँ नहीं, वो कई साल मुंबई रहते, मुंबई का भी थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम है ना पानी, नोएडा की तरह, तो उससे हो गया। उससे पहले दिल्ली भी तो है, दिल्ली में भी वही समस्या। मजाक अलग बात है, मेरा ये कहने का मतलब है वो जो दाढ़ी के बाल थोड़े बहुत सफ़ेद हो भी जाए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। आदमी फिट है, बॉल दिख रही है, रन बना रहा है, चौके मार रहा है, रनिंग फास्ट कर रहा है, फील्डिंग ज़बरदस्त करता है, तो आप क्यों उसको बाय बाय करना चाहते हैं? खेलते रहने दो, सबका भला है, यंगस्टर्स का ही भला है, टीम बेहतर ही होगी। तो ये तो हो गई वाइट बॉल की बात। दूसरा क्या था कि भाई क्या कप्तानी थी एक तो शुभमन की, दूसरी उनकी
पोजीशन, वो मुझे लगता है उसकी कोई जल्द टी20 में चूंकि जब आखिरी बार टीम खेली थी वही सूर्या भाऊ की कप्तानी में खेली थी टीम, और इंग्लैंड के साथ ही हम खेले थे जनवरी में। वो सीरीज़ थी 5 टी20 मैचों की जिसमें हम जीते ही थे। तो उसमें देखा जाए तो शुभमन गिल टीम का हिस्सा नहीं थे। तो क्या एक सेलेक्टर्स पे कहीं ना कहीं एक दबाव तो आ जाता होगा कि टेस्ट क्रिकेट में ये हमारा कप्तान है ना, इतना अच्छा प्लेयर भी है, वाइट बॉल में तो परफॉर्मेंस एज ए बैटर भी शानदार रहा इनका। तो क्या एक वो रहता है मॉरलिटी भी थोड़ा सा, या प्रेशर कि यार इसको डाल देते हैं एटलीस्ट वहाँ टीम में? नहीं, प्रेशर तो बिल्कुल रहता है, 100% रहता है, लेकिन मेरा कहना है कि नहीं रहना चाहिए प्रेशर। कि क्यों ज़रूरी है आपको, क्योंकि वो एक फॉर्मेट के सबसे शानदार प्लेयर है या कप्तान भी है, क्यों ज़रूरी है हर फॉर्मेट में डालना? देखें, आप मेरे से पूछे तो टी20 टीम इस वक्त इंडिया की ज़बरदस्त टीम है। 2 टीमें हैं इस वक्त टी20 क्रिकेट में जो बेस्ट मुझे नज़र आ रही हैं, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। इंडिया करंट वर्ल्ड चैंपियंस भी है, और उसके बाद से भी जो ट्रांजिशन हुआ है सूर्य की कप्तानी में, जिस तरह से टीम खेल रही है, जिस अंदाज में खेल रही है, वो 40 पे 4 हो जाते हैं फिर भी कहते हैं 200 मार देंगे। यस, और मारती है वो टीम, कुछ है उस टीम में। कोई भी सिचुएशन हो वो खेलते हैं। यही आप टी20 क्रिकेट में डिजायर कर रहे थे कितने लंबे टाइम से, और उन्हें दिखाया। मैंने सूर्या के साथ, आपको याद होगा हमारे कॉन्क्लेव में अभी कुछ महीने पहले ही मैंने चर्चा की थी, वो आए थे, तो मैंने यही उनसे पूछा था कि भाई ये क्या, किस अंदाज में आपकी टीम खेल रही है, बोलते क्या आप इसको? उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी चीज़ बताई। वो इंटरव्यू आप देख सकते हो पूरा, लेकिन उसमें उन्होंने बताया कि यार मैंने सब लड़कों को कहा, देखो अभी यहाँ ग्राउंड पे आए हो, 30,000 लोग हैं, ठीक है ना, एंटरटेन होने आए हैं, वहाँ जाओ, ये मत सोच क्या है, उनको एंटरटेन कर, ताकि वो कहे हाँ पैसा वसूल हुआ। तो उसी के तरह जो करोड़ों टीवी पे देख रहे हैं वो भी तो एंटरटेन होना है, पैसा वसूल करा, भूल जा सिचुएशन क्या है। तो कहता अगर सब इस एटीट्यूड से जाते हैं ना, 2 या 3 तो एंटरटेन करते हैं, वही बहुत है, और हम बना डालते हैं रन। कोई लोड नहीं, मैंने ये नहीं कहा लोड नहीं लेना, आपको ये सोचना है मैं आया हूँ अभी, अरे पब्लिक आई है मुझे देखने, मैं कहता हूँ सबको वैसा ही सोचना चाहिए, मुझे आई है पब्लिक देखने, इनको कुछ एंटरटेनमेंट तो दूं, खेलो वैसे। तो उसी अंदाज में वो टीम भी खेल रही है। अब उसमें शुभमन गिल नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा शुभमन बुरे टी20 बैटर है। पिछले 3 साल अगर आप आईपीएल के निकालें, एक बीच का साल खराब था, उससे आगे पीछे 3 में से 2 बहुत शानदार साल उनके गए विद द बैट। वन ऑफ द 3 साल पहले हाईएस्ट रन गेटर थे, इस साल में भी वो टॉप 5-6 में है ही है, अच्छे खासे उनके परफॉर्मेंस में रन थे, तो वो अच्छे बैटर है। पर इस वक्त अब वो ओपन ही कर सकते हैं उस जगह पे, ठीक है, नंबर 3 पे। अभी वहाँ आपकी बड़ी फाइट चल रही है बैटिंग ऑर्डर को लेकर। आपके पास संजू सैमसंग का आप खिला रहे थे, अभिषेक शर्मा है, बाय द वे अभी तो यशस्वी जायसवाल ने आना है, वैभव सूर्यवंशी ने ऑनलाइन लगा दिया। सूर्यवंशी मुझे नहीं लगता कि इंडियन टीम के लिए अभी तैयार है। हाँ, दावेदारी तो है, लोग चर्चा तो कर रहे हैं कि क्या पता ले आओ कर रहे हैं, लेकिन अभी मैं जो कह रहा हूँ जो रेडी है, ये तो चले लॉन्ग टर्म आप सोच रहे हो भाई आयुष मात्रे हैं लॉन्ग टर्म, या वैभव सूर्यवंशी हैं लॉन्ग टर्म, कुछ यंगस्टर्स आप देख सकते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, जो अभी आपके रेडी हैं लोग, उसमें आपके पास यशस्वी जायसवाल बैठे हैं, आपके अभिषेक शर्मा जो इस वक्त नंबर 1 रैंक टी20 बैटर हैं, ठीक है ना, वो हैं, संजू सैमसंग आपके वहाँ ओपन करते हैं, और शुभमन गिल अब हो गए। तो मतलब कंपटीशन है, मुझे लगता है कि वो दबाव होता है कि वो हर जगह कप्तान है, बट दबाव वो लेना नहीं चाहिए। देखिए टी20 क्रिकेट बड़ा अलग हो गया है, बड़ी बड़ी टीमें एकदम अलग अलग खिलाड़ियों को लेकर टी20 टीमें बना रही हैं, जो बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया भी आप देखो कई अलग खिलाड़ियों को खिलाता है जो टी20 स्पेशलिस्ट है, इंग्लैंड भी कई बार ऐसे करता है, तो वो अच्छी अप्रोच है। अब उसको ध्यान में रखो, वनडे के वो बेस्ट बैटर है शुभमन गिल, टेस्ट के भी अब आपको दिखा रहे हैं बेस्ट बैटर वहाँ रहे। हाँ, अगर आपको लग रहा है फिर भी कोई स्लॉट थोड़ा बहुत खुल रहा है मिडिल ऑर्डर में, और मुझे लगता है कुछ स्लॉट्स खुलेंगे, क्योंकि कईयों को आप थोड़ा बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी इस वक्त इंजर्ड है, तो जगह खुलेगी। लेकिन अब आपको देखें कंपटीशन, अब जैसे मैंने आपको कहा कौन कौन से खिलाड़ी जिनको आना है, मैं बैटिंग ऑर्डर की बात कर रहा हूँ इन पर्टिकुलर नहीं। देखिए तिलक वर्मा आउटस्टैंडिंग रहे हैं खेलते हुए, आपके अभिषेक आउटस्टैंडिंग रहे हैं, संजू सैमसंग है जो आपके विकेट कीपर भी है नंबर 1, और रिंकू सिंह है, ये सब आपके जो रेगुलर टीम का हिस्सा है। सूर्य कुमार यादव खुद है उस बैटिंग ऑर्डर में। अब आपके पास एक बड़ा खिलाड़ी जो आना है, श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर जो उनका परफॉर्मेंस रहा आईपीएल में और वैसे भी इन जनरल, श्रेयस अय्यर को अब आना है उस टीम में। अब शुभमन गिल को आना है उस टीम में, यशस्वी जायसवाल को आना है उस टीम में। तो उस लिहाज से कंपटीशन आपका काफ़ी बढ़ रहा है। हो सकता है स्क्वाड में आप फिट कर लें, या बैटिंग ऑर्डर में भी आप कहीं ना कहीं कोशिश करें उनको फिट करने के लिए, लेकिन कंपटीशन बहुत टफ है।
हार्दिक पांड्या भी होंगे वहाँ पे। हार्दिक पांड्या है उसमें, बिल्कुल है, वो तो होंगे ही। बट नीतीश कुमार रेड्डी को लेकर के ऑफ लेट आप देखें, अगर आईपीएल में भी इस बार या उससे पहले भी हम जो देख रहे थे लगातार, बल्ले से उस हिसाब से रन आ नहीं रहे। वही मैं कह रहा हूँ, वो एक वीक स्लॉट आप शायद उनको बाहर ले जाएं। रिंकू के भी रन इस बार नहीं आए, हालांकि इंडिया के लिए वो अच्छा कर रहे हैं, पर रन नहीं आया। तो कई बार होता है ये खिलाड़ी ऐसे हैं जो कई बार इनकी बलि चढ़ जाती है कि वो थोड़े से अंडर द रेडार है, तो इन स्लॉट्स तो खाली करने हैं। बिल्कुल। अब हालांकि सेम टू सेम बैटिंग ऑर्डर नहीं है, बट हो सकता है आप ये करें कि भाई शिवम दुबे भी रहते थे उस चर्चा में, अभी भी वो थोड़ा उनका फॉर्म कम हुआ है, तो आप सोच रहे हैं अक्षर पटेल है आपके एक ऑलराउंडर जो है, वॉशिंगटन सुंदर है उस टीम में पहले से, अक्षर वॉशिंगटन तो है ही है और होने भी चाहिए। बिल्कुल। तो कंपटीशन बहुत टफ है उस T20 टीम में। 15 के स्क्वाड में देखिए गिल को आप फिट तो कर सकते हैं क्योंकि जो उनकी वो जगह, यशस्वी को भी आपको करना है, श्रेयस तो आएंगे ही आएंगे। मुझे लगता है कहीं रिंकू सिंह की जगह श्रेयस की एंट्री ना हो जाए। हाँ, लेकिन देखिए जब हम स्क्वाड की पूरी डीप एनालिसिस करेंगे, देखिए रोल दोनों के बिल्कुल अलग है। श्रेयस टॉप ऑर्डर बैटर है, वो नंबर 3 या ज़्यादा से 4 है। रिंकू को आप तब भेजते हो जब बचे होते हैं 30 गेंदे मैच में, उनको मिलेंगी उसमें से 15 और आप कह रहे हो 50 चाहिए या 40 चाहिए, वो बना भी देते हैं। वो एकदम अलग स्किल है, बिल्कुल अलग स्किल है, वो आप कंफ्यूज नहीं कर सकते टॉप ऑर्डर बैटर के लिए। ये नहीं कि श्रेयस स्ट्रोक मेकर नहीं है, वो अलग तरह के बैटर है। तो ये है, बट ऐसा होगा मुझे लगता है, पर फिर किसी को तो वो आके नीचे आके बैटिंग करनी पड़ेगी ना, ये भी है। वो वाली बैटिंग। सब तो ऊपर नहीं खेल सकते, स्काई भी ऊपर के हैं, तिलक भी ऊपर के हैं, अब तो श्रेयस भी ऊपर के हैं, शुभमन भी ऊपर के हैं, यशस्वी भी ऊपर के हैं, संजू भी ऊपर के हैं, संजू, अभिषेक, सब ऊपर के ही हैं। देखें आप कितने आप फिट करोगे। सूर्या खुद अब 4 पे आते हैं, तिलक के लिए उन्होंने तीसरा स्लॉट छोड़ दिया है, मतलब ऑलमोस्ट। देखें आप, रियान पराग भी बाय द वे एक ऑप्शन है जो थे आपकी टीम के साथ, अब फिलहाल नहीं है, अभी तो मुश्किल होगा, अभी मुश्किल है उनके लिए, बट है वहाँ पे। तो काफ़ी मतलब मुझे लगता है अभी सबसे टफ भारत के लिए ना T20 स्क्वाड ही बनाना है। प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी जिसको कहते हैं ना, वहाँ पे आपके पास है। गेंदबाजी डिपार्टमेंट में क्या लगता है कि एशिया कप के लिए सिराज और बुमराह आराम मिलना चाहिए? सिराज आपके वैसे वाइट बॉल सेटअप से थोड़े बाहर से चले गए थे, लेकिन इस परफॉर्मेंस के बाद देखिए बुमराह तो फर्स्ट नेम आएंगे ही आएंगे आपको। आप चाहे तो आप सिराज को रेस्ट दे सकते हो, क्योंकि भाई अर्शदीप आपके वाइट बॉल स्पेशलिस्ट है, वो टेस्ट में नहीं खेलते, लेकिन आप उनको यहाँ ला सकते हो, थोड़ा वर्कलोड भी मैनेज हो जाएगा। अर्शदीप के साथ आप जा सकते हो। हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा जो टेस्ट खेल रहे हैं, लेकिन उनका आईपीएल भी अच्छा रहा था बहुत। हर्षित राणा है आपके T20 सेटअप में। मोहम्मद शमी भी थे बाय द वे, इंग्लैंड सीरीज में भी, चैंपियंस ट्रॉफी में भी थे। तो मोहम्मद शमी क्या टेस्ट क्रिकेट में तो हम देख रहे हैं कि उतनी फिटनेस नहीं है, क्या एशिया कप में मोहम्मद शमी को हम देख पाएंगे? मुझे तो अभी भी लगता है वो ज़बरदस्त है। T20 में फिर भी आप उनके बिना जा सकते हो, थोड़ी उनकी वहाँ पे रन उनके खिलाफ पड़ जाते हैं। ओडीआई और टेस्ट में तो मैं उनको ज़रूर रखता, लेकिन T20 में आई थिंक आपको ट्रांजिशन भी चाहिए ही चाहिए। अब आप कोशिश करोगे कुछ अलग गेंदबाजों को चांस दो। देखिए कुछ ऐसे भी हैं जो आपके टेस्ट सेटअप में, बट आईपीएल में जैसे अंशुल कंबोज है, टेस्ट उनका इतना अच्छा नहीं गया, लेकिन वो वाइट बॉल भी तो अच्छा कर रहे थे, आईपीएल में भी उनकी अच्छी गेंदबाजी रही। तो आप, मैं कहता हूँ इन गेंदबाजों को आप एक मैच खिला के ना एकदम दरकिनार कर दोगे तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है। वाइट बॉल में भी अच्छा करता था, रख लो, स्क्वाड में रखो, कहीं चांस मिले इधर एक मैच, तो वो उनको लगता है हाँ मैं बना हूँ, मोटिवेट रहता है ना कि हाँ बिल्कुल, आप टीम के साथ बने रहोगे, आप इम्प्रूव ही करते जाओगे। तो इन सब खिलाड़ियों को आपको साथ लेके चलना पड़ेगा। आपके वैसे तो मयंक यादव भी आए थे सेटअप में, वो इंजर्ड ही रहते हैं, ये तो है वो प्रॉब्लम। बट प्रसिद्ध, क्योंकि उनका आईपीएल भी अच्छा खासा गया है, पर्पल कैप शायद, हाँ, तो प्रसिद्ध कृष्णा है आपके, जसप्रीत बुमराह है, सिराज अगर ठीक है वो वर्कलोड ले सकते हैं तो वो आगे, अर्शदीप है, हर्षित राणा है, तो बहुत आपके पास चॉइस। हार्दिक भी बॉलिंग करेंगे, हार्दिक तो है ही है, बहुत ऑप्शन है आपके पास। अभी मतलब मैं देख रहा था 2027 वर्ल्ड कप से पहले जो डिक्लेयर्ड हैं स्केड्यूल्स, उसमें भारत को 16 ओडीआई मैचेज खेलने हैं, है ना। तो रोहित शर्मा और विराट कोहली, जैसा आप भी कह रहे हो, मुझे भी लगता है कि अभी उनको कंटिन्यू करना चाहिए, तो वो खेलेंगे। बट एक सवाल मेरे मन में ये भी आया देखते हुए कि इस दरमियान ना नवंबर दिसंबर के आसपास विजय हजारे ट्रॉफी भी है, तो चूंकि बीसीसीआई का जोर था, सेलेक्टर्स का जोर था कि भाई बड़े प्लेयर्स भी डोमेस्टिक में खेलें, तो क्या रोहित शर्मा, विराट कोहली को हम विजय हजारे में भी खेलते हुए देख सकते हैं? ये भी मुझे थोड़ा लगता है ज़्यादा, और मतलब देखें टेस्ट क्रिकेट का अलग होता है, टेस्ट आप लगातार खेलते नहीं हो, और वो डोमेस्टिक में खेलना इसलिए ज़रूरी है, दो चीज़ें, एक ताकि डोमेस्टिक का स्टैंडर्ड भी बढ़ा रहे। भाई ये प्रॉब्लम होने लगी थी क्योंकि
कुछ बड़े प्लेयर नहीं खेलते थे, तो जो भी इंडिया खेल जाता था वो अब खेलता ही नहीं था डोमेस्टिक क्रिकेट। तो एक गलत ट्रेंड बन गया था, और इसलिए मैं साथ में हूँ सेलेक्टर्स के और बीसीसीआई की थिंकिंग है कि नहीं भाई आपको खेलना पड़ेगा, आप खेलोगे, यू विल हैव टू सेट एन एग्जाम्पल, तब धीरे धीरे सब खेलेंगे। क्योंकि एक कल्चर आ गया था जहाँ आपको पता ही है, जो श्रेयस अय्यर और ईशान किशन के साथ भी हुआ, बिल्कुल अनअवेलेबल। और ये कुछ छोटे छोटे प्लेयर, तेज गेंदबाज भी ये करने लग गए थे कि भाई मैं तो इंडिया खेलता हूँ, चाहे 2 मैच भी खेल गया हूँ, मैं डोमेस्टिक क्यों खेलूँ। तो डोमेस्टिक की वैल्यू कम हो रही थी, आपने इसलिए किया था वो। ठीक है, माइंडसेट ठीक है, मैं उससे इत्तेफाक रखता हूँ। दूसरा, कई बार टेस्ट मैचेस कई दिनों बाद आते हैं, आप वाइट बॉल लगातार खेलते हो, तो आपका इन ट्यून आने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब मैं अगर रोहित और विराट के लिए जाऊं, ये कहना भी कि यार इनको खेलना ही है तो ही हम टीम में लेंगे, ये गलत है ना, नाजायज़ है। क्यों? अब वो ये है तो है नहीं कि कोई और बाकी फॉर्मेट खेल रहे हैं कि लय में नहीं होंगे वो, तो वही फॉर्मेट इकलौता खेल रहे हैं, तो वो लय में तो उसमें रहेंगे ही। दूसरी बात, अब वो 2 फॉर्मेट से रिटायर हो गया, वो विजय हजारे खेले ना खेले क्या फ़र्क पड़ता है, बाकी जिनको खेलना है वो खेलेंगे ही ना। तो हर चीज़ में ये करना, मतलब लकीर का फ़कीर होने की ज़रूरत नहीं है। स्मार्ट थोड़े एक्सेप्शन है, मतलब क्यों अब आप उनको पुश करना चाहते हो? कहीं ना कहीं आप थोड़े सीनियर खिलाड़ी हैं, थोड़ा रिस्पेक्ट की ज़रूरत है। मैं मानता हूँ कि सुपरस्टार कल्चर नहीं होना चाहिए, कुछ हद तक वो हो भी रहा था और आपने कई ऐसे कदम उठाए जिससे वो चीज़ें बेहतर भी हुई, लेकिन फिर भी थोड़ा रिस्पेक्ट। उन्होंने 2 फॉर्मेट छोड़ ही दिए हैं, एक फॉर्मेट खेलते हैं, जब जब अवेलेबल होंगे वो फॉर्मेट खेलेंगे। आप उनको वहाँ जज कर लो, उनको आंक लो वहाँ उनके प्रदर्शन से। भाई वहाँ प्रदर्शन अच्छा नहीं आया तो आप एडवाइस कर लो, यार आपकी सीरीज अच्छी नहीं गई, भाई आप बने रहना चाहते हो, आप खेल लो विजय हजारे, तो अलग बात है, केस बाय केस। बट एक ये एक पत्थर की लकीर की तरह एक लिख दिया है नियम कि खेलना ही है वरना कर देंगे, ठीक है। बाकी युवा प्लेयरों के लिए आप कर दो ताकि ये गंदी आदतें ना लगे, बट वो तो यार अब आई डोंट थिंक ये ज़रूरत है। एक चीज़ सर मुझे इंग्लैंड के टूर पे जो मैचेज हुए देखते हुए रियलाइज हुआ, जिसको लेकर खिलाड़ियों ने भी कहा कि भाई बहुत टाइट स्केड्यूल है ना, 2 टेस्ट मैचों के बीच 2-2 या 3-3 दिन का गैप ऐसा था, और सारे ही टेस्ट मैच 5 दिन तक चले, तो वो बहुत थकाऊ भी था। एज अ फैन भी, मतलब बहुत लोग ट्रैवल करते हुए जो वहाँ देखने गए वो भी थके, हम भी देखते हुए कि यार 2 ही दिन गैप है, मतलब एक तरीके से आप। मैं तो नहीं थका, नहीं मैं नहीं थका, मैं नहीं थका सर, मतलब हम नहीं थके, बट बहुत सारे लोग भी थे यार कि 2 ही दिन बाद मैच है, 2 ही दिन बाद मैच है यार, आईपीएल रोज देखते हैं। बट हमारा थकना ना जब थकना, लंबा गैप होता है तो मुझे परेशानी होती है। हमारा थकना ना थकना मैटर नहीं करता, मैटर खिलाड़ियों का करता है। तो मेरे मन में ये ख्याल आया, मैं देखता रहता हूँ पुराने स्केड्यूल वगैरह भी, तो देखता था उस ज़माने में 70s की बात आप बेहतर जानते होंगे कि उस दरमियान ना वाइट बॉल सीरीज और रेड बॉल सीरीज साइमल्टेनियसली चलती रहती थी। जैसे एक टेस्ट मैच हुआ, उसके बाद 2 ओडीआई मैच खेल लिए, है ना। तो क्या हमें वापस उस दिशा में लौटने की ज़रूरत है? इसके 2 फायदे जो मुझे नज़र आते हैं, एक कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी जो हमें इस फॉर्मेट में, मतलब टेस्ट में तो नहीं देखने को मिलते हैं, T20 भी, मतलब एक लंबे अंतराल तक हम उन्हें खेलते हुए नहीं देखेंगे। तो आप क्या बीच में ओडीआई डाल दो, वैसे भी आपको वाइट बॉल सीरीज़ खेलने अगले साल इंग्लैंड जाना ही है, और उससे क्या होगा, जो टेस्ट सेटअप में खिलाड़ी हैं उनको भी मौका मिल जाएगा थोड़ा, 1 हफ्ते का आप गैप ले लो, उस हफ्ते में आप 2 ओडीआई खेल लो, तो आपकी टीम भी, अब भारत के पास टैलेंट का इतना पूल है कि आपके पास खिलाड़ी लड़के भी बहुत सारे मिल जाएंगे, और वहाँ पे आप उनको भी खिला लो। तो क्या इस दिशा में भी थोड़ा सोचना, थोड़ा इनोवेटिव अप्रोच फिर से हमें चाहिए क्या? नहीं, सजेशन है, उसमें कई मेरिट्स भी है, लेकिन उसकी कई परेशानियां भी हैं। देखो उस टाइम लगभग सेम ही टीम होती थी, अब तो एक आपकी टीमें अलग होंगी, तो 2-2 टीमें हैं, प्लस अब आपका कोच एक सेम ही होता है। अब वो दोनों चीज़ें अलग अलग कैसे मैनेज करें? फिर कई बार हम कहते हैं अगर जो सेम खिलाड़ी है फ़र्ज़ करें, वो कैसे एडजस्ट करेंगे सडनली रेड बॉल और वाइट बॉल। क्रिकेट भी तो बहुत हद तक बदल गया है, स्पेशलाइज हो गया है बहुत ज़्यादा। तब वनडे भी आप खेलते उसी अंदाज में थे टेस्ट की तरह ही, है ना, बस थोड़े बहुत बाउंड्रीज एक्स्ट्रा मार लेते थे। अब तो बैटिंग ही बिल्कुल अलग है वाइट बॉल की और टेस्ट क्रिकेट की, तो वो अब मुझे लगता है हो नहीं पाएगा। और प्लस ना तब बहुत रेयर होता था, एक सीरीज हुई है फिर उसके लंबे समय बाद दूसरी होगी, तो आपके पास उतना ट्रैवल करने के ना बजट्स होते थे ना टाइम की, बार बार आप जा रहे हो। अब तो ऐसा होता है ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट आप अलग खेलते हो और उसी साल ओडीआई आप कुछ महीने बाद खेलते हो। पहले फिक्स्ड होता था कि पहले ओडीआई हो गए फिर टेस्ट, उस दौरे के, वो चेंज हो गया है थोड़ा रोटेट मेरा ये मानना है कि अब तो आपके पास हैं प्लेयर्स भी इतने सारे हैं, जैसे फर्ज कीजिए शुभमन गिल और यशस्वी ये सब टेस्ट क्रिकेट में खेल रहे हैं, तो आपके पास संजू सैमसन है, तिलक वर्मा, बहुत सारे प्लेयर्स सेम होगा, सपोर्टिंग स्टाफ सेम होगा, कैसे आप डिवाइड करते जाएंगे, ये थोड़ा इशू हो जाता है। प्लस प्लेयरों का स्विच करना इमीडिएटली एज अ बैटर भी आसान नहीं है, रेड बॉल वाइट बॉल, रेड बॉल वाइट बॉल थोड़ी अलग है। तो एक वो मुझे कोई आपत्ति नहीं इस तरह से खेल रहे हो। हाँ, आप
आपकी वो बात भी मैं मानता हूँ कि खिलाड़ियों के नज़रिए से तो थोड़ा यार थकान उनको ज़रूर हुई होगी, मुझे भी ऐसा लगा देखते हुए। एक दो और बड़े गैप हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया का दौरा वैसे ही हुआ था, अगर आपको याद हो, उसमें अच्छे खासे गैप थे, तो वहाँ इतनी परेशानी नहीं हुई। बट ये वाला थोड़ा और क्विक और फास्ट आपने करने की कोशिश की। अब कैलेंडर भी वैसा है। इसका इलाज ये हो सकता है कि आप क्रिकेट थोड़ा कम कर दो इंडियन टीम का। नॉन स्टॉप जो क्रिकेट चलता है, ऑफ सीजन तो होता ही नहीं, पहले ऑफ सीजन भी होता था। बहुत दिनों के बाद मुझे 1 महीने का वो लग रहा है कि पहले तो आम बात थी। हाँ, पहले तो आम बात, पहले हम वेट करते थे, जब हम बच्चे थे वेट करते थे यार, एक सीरीज निपट गई, अब क्या करना है, अगली सीरीज क्या कब है, 2 महीने बाद वेट कर रहे हैं। एग्जैक्ट, अब नहीं होता। वहाँ गैप आप बढ़ा सकते हो, टेस्ट मैचेस के बीच गैप बढ़ा सकते हो, बट ये मुझे फिर भी बेहतर लगता है। टेस्ट है तो टेस्ट ही खेल रहे हो। हाँ, एक दौरे में आप कंबाइन कर लो, तो टेस्ट जब खत्म हो जाए फिर आप ओडीआई शुरू करो, जैसा होता भी है। ऑस्ट्रेलिया में तो कई बार हम ऐसे खेलते थे। वैसे तो मुझे लगता है बायलैटरल ओडीआईज का कोई मतलब तुक नहीं रहेगा अब तो। मुझे कोई मतलब ये अच्छा लगा देख करके, अभी न्यूजीलैंड और ये खेल रहे थे, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे, एटलीस्ट कम से कम ट्रायंगुलर तो हुआ, ट्रायंगुलर, हाँ, मजा आया देख करके। वो वैसा ही कर लो। बायलैटरल का कोई मज़ा ही नहीं है। आप फिक्स टूर्नामेंट्स कर लो। जैसे पहले बहुत सारे कप्स ऐसे, शारजाह कप हुआ करते थे, सिंगर कप है ना, बहुत सारे ऐसे चलते थे, तो मज़ा आता था। उनकी भी एक आइडेंटिटी बन गई थी। ऑस्ट्रेलेशिया कप होता था, ये वो कितने नाम दिए। इंडिया में होता था एमआरएफ कप। मेरा फर्स्ट मैच मैंने देखा एमआरएफ कप का 89 में, मतलब लाइव जो ग्राउंड पे, बड़ा ज़बरदस्त मैच था। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ का फाइनल था। तो नेहरू कप, नेहरू कप, नेहरू कप फेडरेशन, नेहरू कप होता था। तो ऐसे कई होते थे। वो बिल्कुल हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया तो हमेशा ट्राई सीरीज करता था। वीबी सीरीज होती थी, उससे पहले वो होती बेंसन एंड हेजेस सीरीज बोलते थे। मुझे लगता है थोड़ा, मतलब जय भाई को ऐसा सोचना चाहिए। आईसीसी वो इनोवेटिव अप्रोच के लिए जाने जाते हैं ना, नई नई चीज़ें करने के लिए। तो अगर वो इस पॉडकास्ट को देखते हैं या गुड आइडिया, हाँ, तो हमारे आइडिया को आप तक पहुँचे, या कोई उनके जानने वाले अगर देखते हैं तो नहीं, अरे आपके जो व्यूअर्स हैं वो कर सकते हैं। आपका क्लिप बना के उनको ट्विटर पे या टैग कर देंगे। अच्छा तो बहुत आसान है। बाकी आप लोगों के मन में भी कुछ हो ऐसा, कोई आइडियाज़ ऐसे इस तरह के होने चाहिए, तो आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। हमें जो पसंद आएगा आगे हम उस पर डिस्कशन भी करेंगे, है ना। बिल्कुल। फिलहाल रैप अप करते हैं इस एपिसोड को। हमने एशिया कप को लेकर के बातचीत करी। हमारी बातचीत कैसी आपको लगी ये आप बताइए, रिप्लाई करिए कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कुछ हमसे रह गया, कुछ और सवाल जिन्हें हमें एड्रेस करना चाहिए था, वो भी आप लिख कर भेज सकते हैं। कोशिश करेंगे हम अगले एपिसोड में उन्हें शामिल करने की। तो इतना ही है आज के एपिसोड में। अपना बहुत ख्याल रखिए और सुनते रहिए, देखते रहिए आज तक रेडियो। और आज तक रेडियो के चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। लोग हैं ना, देख के चले जाते हैं, कमेंट करके। चैनल को भी सब्सक्राइब करना, फ्री सब्सक्रिप्शन है। हाँ, कुछ नहीं है आजकल तो हर जगह पैसे लगते हैं सब्सक्राइब करने के लिए। बिल्कुल, ये तो फ्री है। और अलग अलग तरह के कंटेंट्स भी वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। मतलब अब पॉडकास्ट के अगर आप कीड़े जिसको कहते हैं ना, दीवाने हैं, अलग अलग जगहों पर पॉडकास्ट देखते हैं, तो आज तक रेडियो पे भी पहुँचिए, वहाँ पे आपको अलग अलग तरह के पॉडकास्ट मिलेंगे। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और हमारे कार्यक्रम, हमारे पॉडकास्ट बल्ला बोल को भी अपना प्यार देते रहिए। नमस्कार।